नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य जीवन की अमूल्य निधि होती है, साथ ही स्वास्थ्य जीवन का प्रथम सुख भी होता है। इसीलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसीलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए दैनिक रूप से प्रयास करने होते हैं। व्यक्ति को संतुलित आहार लेना, प्रत्येक दिन व्यायाम करना, इसके साथ साथ संक्रामक रोगों से अपने आप को बचाना भी होता है। साथ ही साथ व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुपोषण से एवं दुर्व्यसन से एवं बुरी आदतों से भी बचना चाहिए। अब हम यहाँ पर स्वास्थ्य को समझेंगे। राइट, स्वास्थ्य से तात्पर्य आरोग्यता की स्थिति या फिर जिसमें वह स्थिति जिसमें रोग ना हो, बीमारी ना हो तथा कमजोरी की अनुपस्थिति को ही क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है। परंतु विस्तृत रूप में आयुर्वेद में स्वास्थ्य की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा को या स्वस्थ व्यक्ति को इस तरीके से परिभाषित किया गया है: सम दोषा, सम अग्निश्चा, सम धातु मलाक्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष, जिस व्यक्ति की अग्नि तथा 7 धातुएं सम हो, मल भी सम हो तथा शरीर की सभी क्रियाएं सम हो, के साथ साथ यदि मन, सभी इंद्रियां तथा आत्मा प्रसन्न हो तो उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। यहाँ पर सम से तात्पर्य संतुलित है, अर्थात ना तो ज़्यादा अधिक होना और ना ही कम होना। वहीं WHO के अनुसार जो है स्वस्थ को इस तरीके से परिभाषित किया गया है: दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, अर्थात समस्या विहीन होना ही क्या है? स्वस्थ है। यदि कोई व्यक्ति दिखने में हष्ट पुष्ट है, वह अपनी सभी कार्यों को कर रहा है, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है वो सामाजिक रूप से पीड़ित हो या हो सकता है वो मानसिक रूप से पीड़ित हो। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं सामाजिक रूप से अच्छा है या वह अच्छी स्थिति में है, तभी उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे, ना कि बीमारी एवं कमजोरी की अनुपस्थिति को। राइट, अब हम यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक है वो है जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या। राइट, जो जनसंख्या अगर हम देखें तो जनसंख्या संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उसको लंबे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। राइट, अच्छी जनसंख्या जो है, अच्छी जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से जो है, आर्थिक दृष्टि से मानव संसाधन के रूप में उपयोगी भी हो सकती है, तो वहीं जनसंख्या वृद्धि के रूप में या फिर जनसंख्या विस्फोट के रूप में अभिशाप भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो आर्थिक दृष्टि से, तो अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से तो हो सकता है कि वह समाज के हित में हो, देश के हित में हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाएं ना हो तो उससे कई प्रकार की जो है वो समस्याएं उत्पन्न होंगी। राइट, इसके साथ ही हमारे टॉपिक में जो जनसंख्या का टॉपिक है यह भी 2-3 जगह पर मिलेगा। आगे जाकर हमको जनसंख्या नियंत्रण भी पढ़ना है। राइट, इसके साथ ही अगर आप समझे तो हम हमारी यूनिट सेकेंड, राइट, पेपर सेकेंड की, राइट, पेपर सेकेंड के पार्ट वी की जो यूनिट सेकेंड है उसमें हमने डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की जननांकीय स्थिति एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को बहुत अच्छे से समझा था। उस टॉपिक में भी मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या वृद्धि से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से जो है वो समझ लिया है। राइट, लेकिन इस टॉपिक में हम यहाँ पर
ये देखेंगे कि कैसे जनसंख्या वृद्धि की वजह से स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव है या जितनी भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। अब हम जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डालिए, राइट, उनकी विवेचना कीजिए, उनकी समीक्षा कीजिए। ये 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। या हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आ रही है, या जनसंख्या वृद्धि से कैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। ये इस तरीके से जो सब टॉपिक हैं ये 5 नंबर में जो है वो पूरे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इसको 11 नंबर का 5 नंबर का जो है प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसको हम अब बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी कई कठिनाइयाँ, राइट, कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चूँकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एवं जनसंख्या का आकार भी बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या निरोधात्मक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। दुनिया में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। PPP के आधार पर तो भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु भारत की तुलना जब भी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते हैं तो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह बहुत ही नीची दिखाई देती है या निचले स्तर की पाई जाती है। कई बार तो उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं, जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारत से काफ़ी पीछे हैं या जिनकी GDP भारत से बहुत कम है, उन देशों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं भारत से बेहतर पाई जाती हैं। अर्थात जब हम GDP के तौर पर तुलना करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की PPP के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, या हम ये कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से। लेकिन जब भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में तुलना करते हैं तो वहाँ पर भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बहुत ही निम्न पाया जाता है। और कई बार तो जिन देशों की GDP भारत से कम है उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी जो स्तर है वह भी भारत का स्तर क्या है, कम पाया जाता है। इसके साथ ही कोरोना महामारी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि भारत में चाहे वो उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, दोनों की ही क्या है, कमी है। कोरोना महामारी की जो दूसरी वेव थे, दूसरी वेव से जिस तरीके से भारत में कोरोना के केसेस में वृद्धि हुई और जिस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड हुई, दवाइयों की कमी महसूस हुई, लोग परेशान हुए और एकाएक पूरे देश में बहुत ही कठिन जो है वो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके पीछे हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का होना क्या है, जिम्मेदार है, राइट। इसके साथ ही अगर हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य या सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची में आता है। इसीलिए जो राज्य सरकारें हैं उन्हें राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसके साथ ही अगर संविधान के अनुसार देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य है उसका जो प्रावधान है, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, राइट। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी नागरिकों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे एवं जीवन स्तर को भी ऊंचा करने के लिए कार्यक्रम बनाएंगे, नीतियां का क्रियान्वयन करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि लोक स्वास्थ्य उससे क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, राइट। और यहाँ पर जो है सरकार भी अपने प्रयास कर रही है, राइट।
15 वर्षों के पश्चात में जो नई आर्थिक नीति 2002 थी, उसको नई आर्थिक नीति 2017 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें अब वित्तीय खर्च उसको जीडीपी का 2025 तक उस पर जीडीपी के 2.5% जो है वो खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया है। परंतु हमारी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या की वजह से भी स्वास्थ्य क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी विभिन्न समस्याओं को हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट, चाहे वो वित्तीय हो या नियामक रूप से। तो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उस पर सरकार को और गहराई से अध्ययन करना चाहिए, नीतियों का निर्माण करना चाहिए एवं क्रियान्वयन करना चाहिए। साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु जो वित्तीय सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। अगर हम देखें तो भारत में जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसके माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन, चाहे वो अर्बन क्षेत्र का हो या रूरल क्षेत्र का हो, उनके माध्यम से हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन 2017 के बाद से लगातार जो एनएचएम है उसके लिए वित्तीय आवंटन में गिरावट आ रही है। और अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण, उसके वित्तीय आवंटन में कमी आएगी तो उसकी वजह से जो सामुदायिक विकास केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो अपनी सुविधाएं सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाएंगे और उससे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों में ही जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होगी। इससे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसका परिणाम समझने के लिए हम टीकाकरण जैसी जो अनिवार्य गतिविधि है उसके उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि सरकारों के पास में पर्याप्त वित्तीय संसाधन ही नहीं है कि वो कोरोना वैक्सीन को परचेज कर सकें एवं राज्यों के नागरिकों को जो टीकाकरण है वो मुफ्त में उपलब्ध करा सकें, राइट। और हमारी जो कोविड-19 टीकाकरण है उसने जो हमारी परंपरागत जो प्रणाली थी उसमें भी जो जितनी भी कमियां थी या जो वित्तीय आवंटन में जो भी कमी थी उसको और भी अच्छे से उजागर कर दिया है। अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है उसके लिए केवल केंद्रीय आवंटन कितना किया गया है, 1000 करोड़ रुपए ही किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो शहरों में प्रत्येक शहरी के लिए केवल और केवल स्वास्थ्य के लिए 2 रुपया ही जो है वो सरकार ने आवंटित किए हैं। और इस 2 रुपये से तो वैक्सीन क्या एक तरीके से किसी बीमारी की टैबलेट भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था NHM, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल रहा था, स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई है उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसको हम कोरोना टीकाकरण की जो है समस्या का उदाहरण देते हुए भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य पर निम्न व्यय हो जाएगा। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और PPP के आधार पर तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह निम्न स्तर की हैं। इसका एक कारण जो है वो है कि सरकार अपनी जीडीपी का बहुत ही कम भाग स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है। अगर औसत रूप से भी अगर हम देखें तो औसत रूप से भी भारत बहुत ही कम खर्च करता है। वहीं अगर हम WHO के अनुसार माने तो WHO के अनुसार भारत में या किसी भी देश को WHO के अनुसार किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 5% खर्च होना चाहिए। तो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक देश को अपनी जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना
चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति क्या है, 2015 से पहले 1.2 या 1.3 जीडीपी का 1.2 1.3 जो है वो खर्च किया जाता था, राइट। 2015 के बाद में 1.4 हुआ, और वर्तमान समय में अगर हम माने तो मुश्किल से भारत अपनी जीडीपी का 5% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, राइट। और भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए नई राष्ट्रीय नीति भी निर्धारित की गई है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि भारत 2025 तक अपनी जीडीपी का 2.5% ही जो है वो खर्च करेगा। और ये 2.5% भी WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप भी क्या है, कम है, या एक तरीके से कितना है, आधा है। WHO ने 5% जीडीपी का 5% खर्च करने को जरूरी बताया है, तो भारत ने अपनी नई स्वास्थ्य नीति में 2.5% पहुंचने का लक्ष्य रखा है, राइट। अर्थात इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2025 तक भी 2.5 खर्च किया जाए। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर समझें तो भारत स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति बहुत ही कम खर्च करता है, तो वहीं हमसे अधिक जो भूटान है या श्रीलंका, ये देश जो है वो भारत से अधिक जो है वो खर्च करते हैं, राइट। ये डाटा यहाँ पर गलत है, तो कहने का तात्पर्य भूटान और श्रीलंका ये देश भी भारत से अधिक अपनी जीडीपी पर खर्च करते हैं। और वहीं अगर हम विकसित देशों की बात करें तो यूरोपियंस कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये तो अपनी जीडीपी का एक बड़ा भाग जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर झोला छाप संस्कृति हो जाएगा, राइट। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की तीसरी सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो झोला छाप संस्कृति है, राइट। क्योंकि हमारे देश में झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं वो अधिक पाए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के एक आकलन के अनुसार भारत में झोला छाप डॉक्टर की संख्या बहुत ही अधिक है, जो कि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए क्या है, काफी खतरनाक है। अब यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों से मतलब क्या हुआ, राइट। झोला छाप डॉक्टर उन डॉक्टरों को कहा जाता है जिनके पास में ना तो कोई जो है उचित डिग्री है, राइट, ना तो कोई उचित डिग्री है, ना जिन्होंने कोई उचित प्रशिक्षण लिया है, और ना ही जिनके पास में उचित योग्यता है, और जो ना ही रजिस्टर्ड हैं या पंजीकृत हैं। इन सब ना प्रशिक्षण, ना डिग्री और ना ही अनुभव होने के पश्चात भी ये जो डॉक्टर हैं ये हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में अपना क्लिनिक स्थापित करते हैं और वहां पर ग्रामीण लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, राइट। एक इनका सकारात्मक पहलू ये है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये समय पर लोगों का इलाज कर देते हैं और काफ़ी कम समय में भी या कम बजट में भी ये इलाज कर देते हैं। परंतु कई बार इनके अनुचित इलाज की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे कई मामले उजागर आए हैं जिसमें ये जो जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वह जानकारी के अभाव में जो है अस्पष्ट रूप से गलत इलाज भी कर देते हैं, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। और इस वजह से ही ये जो झोला छाप संस्कृति है ये काफ़ी क्या है, हमारे देश के लिए खतरनाक है, राइट। इसके साथ ही जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसके आकलन के अनुसार हमारे देश के 50% से अधिक जो डॉक्टर हैं उनके पास में ना तो डिग्री है और ना ही वो पंजीकृत है। और इसका आप एक और जो कर सकते हैं, अगर शहरी क्षेत्रों में की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के केवल और केवल 58% जो चिकित्सक हैं वो योग्य हैं, जिनके पास में डिग्री है और जो कि कैसे हैं, रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 42% जो है झोला छाप डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में है। तो वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो केवल और केवल 19% योग्य चिकित्सक हैं। 81% या 80% से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ऐसे डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनके पास में डिग्री नहीं है और ना ही
प्रशिक्षण, जो कि कई बार अनुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर जो है नुकसान भी होता है और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। चौथा हो जाएगा यहाँ पर अस्पताल में बेड की क्या हो जाएगी, अपर्याप्त संख्या हो जाएगी। राइट, तो किसी भी देश की जो हॉस्पिटल है उसमें जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त बेड होना चाहिए, और इसकी आवश्यकता हमने कोरोना की दूसरी महामारी में भी फेस की थी। राइट, कोरोना की दूसरी महामारी जब आई थी तो लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। राइट, आईसीयू सारे फुल थे, बेड्स बिल्कुल भी नहीं थे, और बेड्स की कमी की वजह से कई लोगों को उचित समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से या उचित जो है स्वास्थ्य सेवा ना मिलने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ ही भविष्य में भी अगर हम देखें तो वायु प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से या फिर कई संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं, और उन बीमारियों को रोकने के लिए जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त जो है वो बेड्स होना अनिवार्य है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जनसंख्या के अनुपात में बेड्स की संख्या क्या है, बहुत ही कम है, और तो और वैश्विक औसत से भी बहुत ही क्या है, कम है। राइट, अगर हम देखें भारत में तो भारत में जो प्रति हजार जनसंख्या पर बेड्स की संख्या केवल और केवल 0.7 है, अर्थात हमारे देश में 1000 जनसंख्या पर एक बेड भी उपलब्ध नहीं है। तो भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर बेड की संख्या कुल 0.7 है, और अगर हम पूरी दुनिया का औसत देखें तो वैश्विक औसत कितना है, 2.6 प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.6, और WHO ने कितना निर्धारित किया है, 3.5। तो अगर हम देखें तो जीडीपी के प्रतिशत के खर्च के रूप में या बेडों की संख्या के रूप में भी जो है भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही क्या है, कम है, और ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये संक्रामक बीमारियों की तुलना में या जब अचानक से कोई बीमारी फैलती है तो उसमें हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। फिर अगला हो जाएगा निजी संस्थानों की क्या हो जाएगी, महंगी शिक्षा हो जाएगी। एक हमने यहाँ पर समझा था कि भारत में झोला छाप संस्कृति पाई जाती है, उसके दो कारण भी हैं। हमारे देश में जो चिकित्सकीय शिक्षा है, चिकित्सकीय शिक्षा दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, और अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, राइट, ये सरकारी महाविद्यालय की बात करें जिनमें चिकित्सकीय शिक्षा उपलब्ध हो रही है, तो जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे देश के लिए उपयुक्त डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में सीटों की संख्या नगण्य है या ना के बराबर है। इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उतने अधिक डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और मेडिकल अगर हम प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो प्राइवेट क्षेत्रों में अधिक से अधिक डोनेशन लिया जाता है, इसीलिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं वो कभी भी चिकित्सकीय शिक्षा को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से जब कोई भी व्यक्ति एक महंगी चिकित्सकीय शिक्षा को प्राप्त करता है तो वह उसके बदले जब अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देगा तो स्वाभाविक सी बात है वह भी क्या होंगी, महंगी होंगी। इसी वजह से भी अगर हम देखें, अगर हमारे देश में पर्याप्त जो डॉक्टर हैं, अगर हमारे देश में सुलभ एवं सस्ती चिकित्सकीय सुविधा होगी तो पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, और पर्याप्त डॉक्टर होंगे तो वो कम दाम पर अर्थात सस्ता एवं सुलभ अपनी चिकित्सिकाएं जनसंख्या को जो है वो प्रस्तुत करेंगे। राइट, छठवां हो जाएगा कानूनों का अप्रभावी क्या हो जाएगा, कार्यान्वयन हो जाएगा। सरकार ने हमारे देश में चिकित्सकीय सुविधा सभी व्यक्तियों को सुलभ प्राप्त हो सके इसलिए नागरिकों के हित में कई कानून क्रियान्वित किए हैं। राइट, ताकि जो निजी क्षेत्र है तो निजी अस्पतालों में या निजी क्षेत्र में नागरिकों का शोषण ना हो सके। राइट, जो अवैध दवाइयां हैं, अवैध वैक्सीन है, उनका प्रयोग ना हो सके, एवं जो
स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता है उसकी वह अस्पतालों में बनी रहे, एवं निजी क्षेत्र में जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सुलभ तरीके से लोगों को कम दाम पर चिकित्सकीय सेवाएं दे सके एवं देश में स्वास्थ्य का विकास हो सके। इसके लिए कई योजनाएं क्रियान्वित हैं, कई कानून लागू हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन कानूनों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होता ही नहीं है। ना तो कभी निजी अस्पतालों पर सरकारी अधिकारी जो है निरीक्षण करते हैं, ना ही ये चेक किया जाता है कि वहाँ पर फीस कितनी है, कितनी फीस में जो है वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, कुल मिलाकर दवाइयाँ कौन सी हैं, मेडिकल पर कौन सी मेडिसिन को कितने में बेचा जा रहा है। इससे संबंधित कई कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का अप्रभावी क्या है, क्रियान्वयन है। और इस वजह से कई बार जो रोगी और डॉक्टर हैं उनके बीच में हिंसक घटनाएं भी पाई जाती हैं, और कई बार तो जो है अधिक दाम पर दवाइयाँ बेची जाती हैं, तो कई बार दवाइयों की, इंजेक्शंस की या फिर अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की कालाबाजारी भी होती है। जैसे हमने कोरोना काल में भी समझा था, कोरोना काल में कई जो मेडिकल माफिया थे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को बहुत ही महंगे दामों पर बेचा है, राइट। जो इंजेक्शंस थे वो भी कई महंगे दाम से बेचे गए थे। तो कुल मिलाकर जब तक ये कानून प्रभावी तरीके से क्रियान्वित नहीं होंगे तब तक हमारा जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें भी प्रभावी ढंग से जो है विकास नहीं हो पाएगा, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य कार्मिकों की क्या हो जाएगी, सुरक्षा होती जाएगी, राइट। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का कम भाग खर्च किया जाता है, कम डॉक्टर्स हैं, राइट। इसके साथ ही चिकित्सा महंगी है। इन समस्याओं के साथ साथ कुछ और समस्याएं जो है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, राइट। दिनों दिन जो है वो डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर हमलों की जो है वो हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। और कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में सुना भी होगा, भारतीय चिकित्सक संघ ने, राइट, भारतीय चिकित्सा संघ जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत के लगभग 75% डॉक्टरों ने कार्यस्थल पर हिंसा का सामना किया है, अर्थात रोगियों ने उनके साथ में हिंसक व्यवहार किया है, जिसमें से जो 75% डॉक्टर हैं उन्होंने अपशब्द सुने हैं, 12% ने शारीरिक हिंसा की जो है शिकायत की है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हो, अगर उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ में हिंसक झड़पें होंगी, तो उससे स्वास्थ्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ ही जो आपातकालीन सेवाएं हैं, राइट, वह भी प्रदान करने में काफ़ी कठिनाई होगी। और जो स्वास्थ्य कार्मिकों की सुरक्षा है उसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में डॉक्टरों की, अस्पतालों की और चिकित्सकीय उपकरणों की कमी होती है, और इन सब की कमी की वजह से कई बार रोगी एवं डॉक्टर्स के बीच में जो है हिंसक झड़पें भी हो जाती हैं। फिर क्या हो जाएगा, कार्यकुशलता में कमी हो जाएगी, चूँकि हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों की अधिक क्या है, कमी है। भारत में डॉक्टर अधिक भीड़ में कार्य करते हैं, इसके साथ ही अस्पतालों में अपर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारी होती हैं, आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, बुनियादी ढांचा ही मजबूत नहीं है, राइट। इन सब स्थितियों में भारतीय जो डॉक्टर हैं वो कार्य कर रहे हैं, और इस वजह से भी उनकी जो कार्य कुशलता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो इन वजह से डॉक्टर्स की जो कार्य कुशलता है, एफिशिएंसी है, उसमें कमी आती है, और वो जीवन रक्षा के जो कार्य हैं उसमें अपना उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं। फिर डॉक्टर्स पर क्या हो जाएगा, अत्यधिक बोझ हो जाएगा, राइट। WHO के अनुसार प्रत्येक देश में जनसंख्या एवं डॉक्टर का अनुपात 1:1000 होना चाहिए, अर्थात प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर जो है वो होना चाहिए। परंतु भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर, भारत में 1000 की जनसंख्या पर जो है एक डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है।
भारत में दरअसल जो है 1 अरब 30 करोड़ या 1 क्या है 130 करोड़, अगर हम सीधा सीधा देखें तो भारत में नागरिकों की संख्या 130 करोड़ है, और जबकि 10 लाख क्या है पंजीकृत डॉक्टर है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में 1300 नागरिकों पर क्या है एक डॉक्टर है, राइट। तो यहां पर तो हमको लगता है कि चलो भारत की स्थिति ठीक ठाक है, परंतु विडंबना ये है कि इसमें से जो एक डॉक्टर है, या हम ये कहें कि भारत में से केवल 13 से 15% ही सरकारी डॉक्टर हैं, और बाकी के जो 85% डॉक्टर हैं वो निजी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। और अभी आपको मैंने बताया कि जो 85% डॉक्टर हैं वो किस संस्कृति के, झोला छाप संस्कृति के हैं, राइट। एक तरीके से इन 85 में से भी अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में 58% और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल और केवल 19%। अर्थात अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 42% शहरी क्षेत्रों में और 80% ग्रामीण क्षेत्रों में जो निजी क्षेत्र में डॉक्टर कार्यरत हैं उनके पास में उचित डिग्री नहीं है और उचित जो है वो प्रशिक्षण नहीं है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 130 करोड़ जनसंख्या पर जो डॉक्टरों की, सरकारी डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। इस तरीके से देखा जाए तो 11,000, राइट, औसतन रूप से 11,000 नागरिकों पर एक क्या है सरकारी डॉक्टर है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया है कि 13,000 से लेकर 15,000 नागरिकों पर एक क्या है सरकारी डॉक्टर उपलब्ध है। और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो डॉक्टरों की संख्या है उसकी कितनी अधिक क्या है कमी है। और चूंकि डॉक्टरों की कमी है इसीलिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं कई बार उनको 18 घंटों तक काम करना पड़ता है, और इस वजह से कई बार डॉक्टर जो है वो मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं या उनको मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। फिर हो जाएगा निजी क्षेत्र का, क्या हो जाएगा विनियमन हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध हैं उसमें निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम एक तरीके से देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो तो ना के बराबर है, और वर्तमान समय में तो चाहे निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो है निजी क्षेत्र पर ही भरोसा करता है, राइट। और निजी क्षेत्र हमारे देश में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, परंतु निजी क्षेत्र को नियमित किया जाना, विनियमित किया जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि निजी क्षेत्रों में कई अनैतिक गतिविधियां एवं जो रोगी हैं उनके साथ में आर्थिक शोषण हो जाएगा एवं अन्य कई प्रकार की समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका उदाहरण हमने कोविड-19 जो महामारी है उस दौरान देखा था। कोविड-19 के दौरान अगर कोई व्यक्ति निजी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया तो उनसे 20-20 लाख रुपए जो है पर पेशेंट के हिसाब से उनसे बिल वसूला गया, और साथ में कई बार तो लोगों की जान भी चली गई, राइट। तो कोरोना महामारी में एक तो जो है आईसीयूज है या स्वास्थ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र में बहुत ही महंगे दामों पर दी गई हैं, तो कई बार निजी हॉस्पिटल पर अंग प्रत्यारोपण या बॉडी से अंगों को निकाल लेना, अंगों की तस्करी करना, राइट, एवं अनुचित एवं अवैध दवाइयों का इस्तेमाल करना जैसे आरोप भी लगते रहे हैं, जो कि कुछ मात्रा में हकीकत भी है। इसीलिए निजी क्षेत्र को विनियमित किया जाना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से ही, राइट, ताकि एक तो जो आम नागरिक हैं उनको भारी बिल जो है निजी क्षेत्र से ना प्राप्त हो, और जो अनैतिक गतिविधियां हैं जिसमें अंग प्रत्यारोप जो है अंगों को निकालना हो जाएगा, अंगों की बिक्री हो जाएगी, एवं जो अवैध एवं अनुचित दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, उनका प्रयोग ना हो सके। इसके लिए ही जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एक्ट है या अधिनियम है, राइट, केंद्र सरकार ने जो नैदानिक प्रतिष्ठान है उसके लिए इस एक्ट के माध्यम से अधिक
जो आवश्यक कदम उठाने की जो है सिफारिश भी की है और सरकार जो है वो उठा भी रही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, विश्वास की कमी हो जाएगी। ये एक जो नया उभरता क्या है, संकेत है, राइट। वर्तमान समय में डॉक्टर, रोगी एवं डॉक्टर के बीच में जो विश्वास होना चाहिए वो कम होता चला जा रहा है। निजी क्षेत्र चूंकि उतना अच्छे तरीके से विनियमित नहीं है, इसलिए कई बार निजी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो अनावश्यक रूप से कई रिपोर्ट्स हैं या कई चेक्स को जो है वो अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से महंगा जो है खर्च आता है। इस वजह से भी जो है डॉक्टर एवं रोगी के बीच में कई बार हिंसा भी बढ़ती जा रही है और रोगी एवं डॉक्टर के बीच में जो चिंता भी जो विश्वास है वह भी कम होता चला जा रहा है। फिर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का क्या है, अभाव है, राइट। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में सामुदायिक या प्राथमिक जो स्वास्थ्य देखभाल मॉडल है, राइट, वो बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है या बहुत ही सीमित हो जाता है। इसी वजह से हमारे देश में जो देखभाल सेवाएं विशेषकर किसके लिए, गर्भावस्था में देखभाल की आवश्यकता होती है, राइट, आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल की आवश्यकता होती है, राइट, और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित जो कुछ सेवाएं हैं, राइट, वो केवल और केवल इन महत्वपूर्ण जो आरंभिक बाल्यावस्था इन तक ही क्या है, सीमित है। और जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं वो भी क्या है, बहुत ही कम है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तो हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कमी है, जनसंख्या के अनुपात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो उनमें भी कुछ गिनी चुनी ही क्या है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं, जबकि कई अन्य और क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव है, राइट। इसीलिए हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं उनमें बढ़ोतरी की जाने चाहिए, राइट। फिर क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपूर्ति पक्ष की कमियां हो जाएंगी। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में हमें जो वांछित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और वांछित गुणवत्ता चाहिए, राइट। तो वांछित सेवाओं की गुणवत्ता के वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में ना तो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना ही डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, ना ही स्वास्थ्य कर्मचारी उपलब्ध हैं और ना ही उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अर्थात स्वास्थ्य सेवा में आपूर्ति पक्ष में कई कमियां हैं। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लचर होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है स्वास्थ्य आधारभूत जो है संरचना। आधारभूत संरचना ही कमजोर है या आधारभूत संरचना में कई प्रकार की कमियां हैं। और आधारभूत संरचना में कमी होने से तात्पर्य है कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अच्छे अस्पतालों की क्या है, कमी पाई जाती है, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अच्छे इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर, कई बार तो 500 किलोमीटर दूर अन्य राज्यों में या अन्य बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनमें भी क्या है, असमानता है। अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी अच्छे हॉस्पिटल हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो मिल जाते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनकी जो उपलब्धता है वो बहुत ही क्या है, कम है। इसीलिए जो दूर दराज के क्षेत्र हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में जो भी सरकार के प्रयासों से जो भी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई है वह भी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है, या हम ये कहें कि बहुत अधिक जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है। उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, राइट, स्वास्थ्य उपकरणों की क्या है, बहुत अधिक
कमी है। इस तरीके से देखा जाए तो पूरा जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में क्या है, विषमता है। हमारे देश में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी असमानता भी है, राइट। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत आसानी से या सुलभ तरीके से उपलब्ध होती हैं, राइट। परंतु हमारे देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही सरकारी अस्पताल है, इसके साथ साथ ना ही वहाँ पर निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं, राइट। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल है तो उनमें भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इस वजह से भी हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की अब जो उपलब्धता उसमें काफ़ी क्या है, विषमता है, राइट। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर चिकित्सकों का अभाव हो जाएगा, राइट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि भारत में जो पंजीकृत डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, उनकी संख्या कितनी है, 10 लाख है, राइट। और हमारे देश की आबादी है 1,31,31,130 करोड़ है। तो अगर आप 131 करोड़ को 10 लाख से भाग देंगे तो वो कितना आएगा, 1300। अर्थात भारत में 1300 लोगों पर एक क्या है, एलोपैथिक डॉक्टर है, जो कि WHO का एक तरीके से अगर हम देखें, WHO के अनुसार 1000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो WHO के अनुसार जो है, WHO का उसके अनुसार भी हमारे देश में जो एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या में क्या है, कमी है। लेकिन इससे अधिक चिंता की बात यह है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनमें से केवल और केवल 14,969 शासकीय क्या है, डॉक्टर हैं, राइट। अर्थात सभी एलोपैथिक डॉक्टरों का केवल 14 से 16% जो है वो गवर्नमेंट चिकित्सक हैं या गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। बाकी के जो जितने भी डॉक्टर हैं, इसका मतलब 85% जो डॉक्टर हैं वो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, राइट। 85% किस में है, निजी क्षेत्र में कार्यरत है, राइट। और इनकी सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि ये जो 85% निजी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, इसमें से भी शहरी क्षेत्रों में 42% और ग्रामीण क्षेत्रों में 80% जो निजी क्षेत्रों के डॉक्टर हैं वो झोला छाप संस्कृति के हैं। अर्थात जिनके पास में ना तो बेहतर क्या है, प्रशिक्षण है, ना बेहतर क्या है, डिग्री है, राइट। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें वास्तविक रूप से, तो भारत में वास्तविक रूप से 11,000 राइट से लेकर 13,000 की जनसंख्या, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आंकड़े हैं, तो 11,000 से लेकर 13,000 जनसंख्या पर एक क्या है, सरकारी जो है सरकारी डॉक्टर अवेलेबल है, या एक तरीके से एक हम जो है विश्वसनीय डॉक्टर मान सकते हैं। तो इसीलिए भारत में चिकित्सकों का अभाव है। इसके साथ ही भारत में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें फार्मासिस्ट भी नहीं है। अब अगला हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष डॉक्टरों की अनुपलब्धता है, राइट। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या पर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूसरी समस्या ये है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से कई प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर होते ही नहीं हैं, और जो होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट पर जाते हैं, राइट। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो खुद ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टरों की पहले से ही संख्या में क्या है, कमी है, राइट। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या में बहुत ही अधिक कमी पाई जाती है, राइट। जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की जितनी आवश्यकता उसके मुकाबले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में
81% डॉक्टरों की कमी है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये कोई परसेंटेज होता है क्या? अगर जैसे हम मान लेते हैं कि अगर 10-20% डॉक्टरों की कमी होती तो फिर भी वो संतुष्टिजनक उत्तर होता। 80% डॉक्टरों की क्या है, कमी है, केवल 20% डॉक्टर ही हैं। उसमें से भी अगर हम देखें तो जो सर्जरी करने वाले हैं उनकी कमी तो कितनी है, 86%। मतलब ना के बराबर क्या है, सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं, राइट। प्रसूति रोग और महिला रोग विशेषज्ञ 74.1% की कमी, सामान्य चिकित्सक 84% और बाल रोग विशेषज्ञों की 81% की कमी है। अर्थात इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। फिर हो जाएगा उप इष्टतम जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसका भी क्या है, बहुत ही स्तर गिरा हुआ है, राइट। भारत में जो चिकित्सा कर्मचारियों की, डॉक्टरों की संख्या को तो हम समझ चुके हैं, भारत में जो चिकित्सा कार्मिकों की अनुपलब्धता भी बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर हम भारत में जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अकॉर्डिंग या भारत में जो ग्रास रूट लेवल पर जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उनकी अगर हम अनुपात को देखें तो भारत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 10,000 ANM और महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्या है, जरूरत है। इसके साथ ही भारत में जो कुल 31,274 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राइट, इन 31,000 केंद्रों में से जो है 12,511 प्रयोगशाला तकनीशियनों, राइट, 7,000 फार्मिस्टों, 3,000 रेडियोग्राफर, 13,000 नर्सिंग स्टाफ की क्या है, कमी है। एक तरीके से अभी जो हमने देखा था कि भारत में चाहे वो शिक्षक जो चिकित्सक हों या चिकित्सा कर्मचारी, जिसमें कौन कौन हो जाएंगे, फार्मासिस्ट हो जाएंगे, प्रयोगशाला तकनीशियन हो जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ, इन सब की कमी है। कुल मिलाकर ये नंबर आप याद रखें। तो भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न श्रेणियों में जो स्टाफ की 70% तक क्या है, कमी है। तो चिकित्सा कर्मचारियों की या चिकित्सा कर्मियों की भी 70% तक कमी है। अगला हो जाएगा निजी क्षेत्र का प्रभाव हो जाएगा। भारत में जो चिकित्सा सेवा है या चिकित्सा सुविधाएं हैं वो निजी क्षेत्र के द्वारा प्राप्त की जा रही। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 85 से 90% डॉक्टर और इसी अनुपात में नर्स निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं आधे से अधिक जो बिस्तर है वो भी किस में, निजी क्षेत्र में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निजी क्षेत्र का चिकित्सा सेवा में अच्छा खासा योगदान है। लेकिन विडंबना ये है कि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में कई ऐसी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से रोगियों का निजी क्षेत्र में शोषण होता है, राइट। एक तो निजी क्षेत्र में जो है अनैतिक गतिविधियां भी पाई जाती है। इसके साथ ही महंगा इलाज निजी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं, राइट, बिना डिग्री वाले डॉक्टर या अप्रशिक्षित एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, ये भी जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस वजह से एक और तो निजी क्षेत्र में भी उपलब्ध जो डॉक्टर हैं, राइट, उनकी भी योग्यता अच्छी नहीं है और दूसरी चीज निजी क्षेत्र में क्या है कि इलाज भी महंगा है। इस वजह से हम एक तरीके से यहाँ पर जो निजी क्षेत्र का प्रभाव है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर हो जाएंगे संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों की उत्पत्ति, राइट। भारत में हर 2-4 सालों में कोई ना कोई संक्रामक बीमारियां फैलती ही रहती हैं, राइट, चाहे वो निपाह वायरस हो, बर्ड फ्लू हो या वर्तमान समय में कोरोना महामारी। ये सभी संक्रामक बीमारियां बहुत बड़े पैमाने पर भारत को प्रभावित करते हैं क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है और संक्रामक बीमारियां अगर अधिक होंगी तो इतनी बड़ी आबादी को उन संक्रामक बीमारियों से बचाना उतना ही क्या होगा, कठिन होगा। इसके अलावा भी भारत में 5.8 हृदय और फेफड़े से संबंधित जो है प्रतिशत बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही भारत में कई बार 70 वर्ष की आयु पहुंचने तक
कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसमें कालाजार, मलेरिया, टीबी, कैंसर आदि बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से कई व्यक्तियों की जान चली जाती है, राइट। और इनकी वजह से भी जो है, इन रोगों की उपस्थिति की वजह से भी हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर हो जाएगा उच्च जन्म दर हो जाएगा, और उच्च क्या हो जाएगा, मृत्यु दर हो जाएगा, राइट। अब चूंकि भारत की जलवायु उष्ण जलवायु है, इसलिए भारत में लड़का एवं लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। दूसरी चीज, भारत में बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित है, जिस वजह से भारत में कम उम्र में शादी करने की परंपरा भी पाई जाती है। हालांकि वर्तमान समय में बाल विवाह तो नहीं होते हैं, राइट। 21 वर्ष लड़कों में और 18 वर्ष लड़कियों में जो विवाह की आयु है सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। परंतु यूरोपियन देश की तुलना करें तो यूरोपियन देश में विवाह की जो आयु है वो भी 30 वर्ष या 25 से 30 वर्ष के बीच में होती है, और भारत में जल्दी शादी हो जाने की वजह से, राइट, उसके साथ ही जल्दी शादी हो जाने की वजह से और परिपक्वता जल्दी आने की वजह से भी जो फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है वह भी क्या होता है, काफ़ी अधिक हो जाता है। और इसी वजह से जो है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की भी कमी पाई जाती है, राइट। इस वजह से भी कई बार अवांछित गर्भधारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कई बार जो है कम समय में जब शारीरिक परिपक्वता नहीं होती है, उस समय पर जब प्रसव होता है तो उसकी वजह से कई बार बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है और बच्चे की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से अगर हम देखें तो भारत में शिशु मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। भारत में शिशु मृत्यु दर 32 है, और मध्य प्रदेश में कितनी है, 48, जिसमें मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में अधिक है। तो भारत में शिशु मृत्यु दर 32 है, जबकि मध्य प्रदेश में कितनी, 48। और वहीं अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो भारत में है 113, और यहाँ पर कितनी है, 173। और आप रिलेट करना, हमने नई स्वास्थ्य नीति में इसका टारगेट रखा है 28, राइट। तो जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करके 28 तक लेके आना। भारत में तो ये कम हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 48 से 28 लाने में मध्य प्रदेश सरकार को बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। और वैसे ही मातृ मृत्यु दर को 100 तक कम करना है, जिसमें देश में कितनी, 113, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी, लगभग दोगुनी है, राइट। तो इस तरीके से जन्म मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की भी भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के समक्ष क्या है, चुनौतियां हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से हर एक जो है डायमेंशंस में हमने जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं थी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अब अगर यहाँ पर एक और हम छोटा सा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये है कि भारत एवं मध्य प्रदेश की जन स्वास्थ्य के संदर्भ में उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, राइट। स्वतंत्रता के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने तथा भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं जिससे स्वास्थ्य स्थिति में सुधार तो आया है। भले ही वह सुधार नहीं हुआ है जिसकी अपेक्षा थी, परंतु फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य सुविधाओं में या स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक जो है वो व्यापक तरीके से या अधिक क्या हुआ है, बढ़ावा मिला है, जिसको हम यहाँ पर निम्न तरीके से समझ सकते हैं। तो हो सकता है ये प्रश्न भी पूछा जाए, तो भारत एवं मध्य प्रदेश की जन स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ उपलब्धियों को हम यहाँ पर देखेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, राइट, परंतु जिनमें डॉक्टर एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। दूसरा, कई बीमारियों के उन्मूलन एवं नियंत्रण के लिए सरकार ने कार्यक्रम संचालित कर रही है। फिर ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं जो है वो सरकारी प्रयासों से उपलब्ध हो रही हैं, राइट। वहीं विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी योजना एवं कार्यक्रम है उनका सरकार के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी
जिसमें निःशुल्क दवा वितरण जैसी कई योजनाएं, जिसकी वजह से हमारे देश में वित्तीय संसाधनों की कमी होने के बावजूद एवं संसाधनों की भी कमी होने के बावजूद भी हम हमारी जनसंख्या को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर में दिनों दिन कमी आ रही है, मातृ मृत्यु दर में कमी आ रही है, लिंगानुपात बढ़ रहा है, राइट, कन्या भ्रूण हत्या भी रुक रही है, राइट, और जनसंख्या को भी हम जो है कुछ मात्रा में नियंत्रित कर पाए हैं। वहीं भारत ने कई खतरनाक बीमारियां जैसे चेचक है, हैजा है, पोलियो है, प्लेग जैसी बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टिटनेस जैसी जो खतरनाक बीमारी है उससे भारत मुक्त घोषित हो चुका है, राइट। साथ ही जो नई तकनीकी यंत्र हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं सुलभ तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। फिर भारत में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति संचार माध्यमों के माध्यम से जागरूकता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि इससे जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको फैलने से रोका जा सकता है। भारत में यातायात एवं संचार जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं, जिसकी वजह से जैसे संजीवनी 108 हो जाएगा, राइट, जननी सुरक्षा एक्सप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से भी जो यातायात एवं संचार सुविधाएं मिल रही, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंटल जो केसेस हैं या एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं और कभी भी जो अचानक से इलाज की ज़रूरत हो तब भी हम उसको कर सकते हैं। फिर हमारे देश में एम्स हैं, अपोलो जैसे अस्पताल स्थापित हो चुके हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के पश्चात भी हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा की गुणवत्ता को कई बार विश्व स्तर पर भी सराहा गया है, राइट। आयुष चिकित्सा पद्धति को अपनाया गया है, राइट। फिर चिकित्सा संबंधी विभिन्न विभाग एवं नीतियां हैं एवं इस हेतु सरकार एवं एनजीओ तथा कई लोग आपस में मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं और दिनों दिन जो SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम उनको भी अचीव कर रहे हैं। सबके लिए, चाहे वो वंचित वर्ग हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उनके स्वास्थ्य उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है, स्वच्छता पर जोर दे रहे हैं, योग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि कई बीमारियों का निदान किया जा सके, राइट। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे देश में एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है परंतु उस अनुपात में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है और ना ही अवसंरचनात्मक बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे जो दुर्दशा है उनके कारणों को हम समझना का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत एवं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालिए। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा, राइट। जिस गति से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की, अधिक चिकित्सकीय सेवाओं की आवश्यकता होती है और इतनी अधिक जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना के लिए हमारे पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि की वजह से उस जनसंख्या के अनुपात में जो है आधारभूत संरचना की कमी है, राइट। जैसे स्वास्थ्य केंद्रों की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से भी स्वास्थ्य क्षेत्र की दुर्दशा है। फिर संसाधनों की कमी है, राइट, डॉक्टर्स हो या मेडिकल उपकरण हो उनकी कमी है। जनसंख्या के अनुपात में स्टाफ एवं कर्मचारियों की कमी है, राइट, जिसमें चिकित्सा कर्मी हो जाएंगे, डॉक्टर्स हो जाएंगे, राइट, फार्मासिस्ट हो जाएंगे, उन सब की कमी है। फिर भारत में तकनीकी एवं प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से चिकित्सा कर्मी कई बार चिकित्सकीय उपकरणों के प्रयोग में भी असमर्थ होते हैं। फिर जो चिकित्सकीय स्टाफ है वह असंवेदनशील होता है, इसकी वजह से भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन तक जो चिकित्सा सुविधाएं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। फिर कई धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियां हैं जिनकी वजह से भी हमें अपेक्षित
उद्देश्यों की पूर्ति करने में कठिनाई हो रही है। वहीं देश में चिकित्सा का जो स्तर है, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव पाया जाता है और इस वजह से भी देश के नागरिक उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पाई जाती है, उन क्षेत्रों की जनता को स्वास्थ्य के नाम पर या आधारभूत संरचना के विकास के नाम पर वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से भी जिन अस्पतालों का या जिन का निर्माण हो जाना चाहिए उनका निर्माण नहीं होता है। नीति एवं योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं होता है। व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी वजह से सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है उसका आधा भाग ही हितग्राहियों तक पहुंच पा रहा है और आधा जो है राजनेताओं के बारे में और जो है कर्मचारी उनकी जेब में जाता है। और गरीबी एवं लापरवाही, इसकी वजह से हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की दुर्दशा है। तो इस तरीके से हमने भारत में जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं और इस टॉपिक से संबंधित और भी जो अन्य टॉपिक है इनको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।